तो गणिदा बनने के पीछे की कहानी क्या है? मेरी माँ मुझे गणी कहती थी, तो मैंने सोचा कि जो नाम माँ ने रखा है इससे बढ़िया दुनिया में कोई कौन सा नाम हो सकता है जी। इसलिए मैंने गणी नाम ही रखा है। जब तक पुरनो डांड जइया छन गौ हुयूं खाली, कब तक की डौर बजल कब तक की बजली थाल, त्यारा खोटों की बिवयूं बीट छड़कद लुए, पर तूनी छोड़ दी ढूंगा माटा को काम, आखिर कै माटे बनी छे तू बुए। तो जब मैंने वो कविता सुनाई तो नेगी जी अपनी जगह से उठ के आए और उन्होंने मुझको बिल्कुल बाहों में भरा, और मुझे आज भी लगता है कि नेगी जी के वो हाथ मेरे कांधों में आज भी मौजूद है। बखरी बनवार कै पर देखुलो तुम्हारी अनवार। किसी भी भाषा की असली ताकत उसके शब्दों से तो होती ही है, बल्कि उन लोगों से भी होती है जो उसे लिखते हैं, जीते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेखक हैं जिन्होंने गढ़वाली भाषा को साहित्य में स्थापित करने और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ हैं HNB यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर के डायरेक्टर, एक लेखक और साहित्यकार गणेश कुकसाल गणी जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज आपकी पहचान गणेश कुकसाल गणी के नाम से है, तो सबसे पहले तो मैं आपके नाम से ही शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि आज गणिदा के नाम से आपको लोग जानते हैं। तो गणिदा बनने के पीछे की कहानी क्या है? ऐसा कुछ नहीं, गणी के पीछे का ये कि मेरी माँ मुझे गणी कहती थी, और जब मैं 18 साल की उम्र का था तो मेरी माँ चली गई। तो ये भाव रहा कि माँ जिस भाव से बुलाती थी, क्या समाज इस भाव से बुला सकता है, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि समाज ने स्वीकार किया, और उसी भाव और भावना के साथ लोग मुझे गणी के नाम से ही बुलाते हैं। और कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम है क्या, गणेश कुकसाल है क्या, सब गणी भाई ही कहते हैं, तो ज़्यादातर लोग। और मैंने उसमें एक बात ये भी देखी कि जब नाम छोटा होता है तो लोग स्वतः ही भाई जोड़ देते हैं, अगर 2 अक्षर का नाम होगा तो भाई जोड़ देते हैं। तो ये बात मैंने अपने नाम से भी इसको जाना। क्या अर्थ है गणी? गणेश को घर में जैसे निकनेम होते हैं, छोटे नाम, जैसे घर में डब्बू बोल देते हैं तो डब्बू नाम होता नहीं है, देवेंद्र नाम था, घर में डब्बू बोल दिया। उसी तरह मेरी माँ मुझे गणी कहती थी, तो मैंने सोचा कि जो नाम माँ ने रखा है इससे बढ़िया दुनिया में कोई कौन सा नाम हो सकता है जी। इसलिए मैंने गणी नाम ही रखा। बिल्कुल। और आपके अगर हम लेखन की बात करें तो लेखन की शुरुआत आपने अपने पहाड़ी जीवन को देखते हुए ही की, और आज इतने साल आपको लिखते हुए हो गए हैं। तो पहाड़ और बचपन, थोड़ा इसके बारे में बताइए, और लेखन की शुरुआत आपने कैसे की? किसने आपको लेखक बनाया? मेरा जीवन गांव का रहा है, और गांव से ही मेरी शिक्षा दीक्षा भी इंटरमीडिएट तक गांव में रही। उसके बाद मैंने जरीखाल लैंसीडाउन से मैंने ग्रेजुएशन किया, और लिखने की शुरुआती दौर में तो हमें ये भी पता नहीं था कि लेखक क्या, लेखन क्या। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गया, लैंसडाउन में गया, संयोग की बात है कि उस समय हिंदी के प्रोफेसर वहाँ पर श्रद्धेय वाचस्पति जी थे, जो वर्तमान में बनारस में रहते हैं। और वाचस्पति जी के पास नागार्जुन जी आया करते थे, तो हमने नागार्जुन जी को देखा, नागार्जुन जी के सामने लोगों को कविताएं पढ़ते देखा। मेरे साथ के जो मेरे समकालीन लोग थे, जो मेरी कक्षा के सहपाठी थे, वो कविताएं करते थे, तब मेरा ध्यान कविताओं की ओर गया, और मैं लगभग 86 से ही मैंने लिखना शुरू किया। जब मैं ग्रेजुएशन से पास आउट हो गया तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो पहले मैं हिंदी में लिखता था, उसके बाद धीरे से गढ़वाली में लिखना शुरू किया। मैंने 88 से मैंने गढ़वाली में लिखना शुरू किया, और तब से निरंतर मैं गढ़वाली में लिख रहा हूँ। तो कौन सी कविता आपने लिखी थी पहली बार? अगर कुछ याद हो तो कुछ चंद पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। वो जैसा आदमी रहता है, कहते हैं कि सबसे बढ़िया लेखन वो होता है कि जो भोगा हुआ होता है, जिसको आप आत्मसात करते हुए चलते हैं, जिसको आप भोगते हुए चलते हैं, ऐसा लेखन ज़्यादा प्रभावी होता है। तो मैंने जो पहली कविता लिखी थी कि वो लिखी थी कि कब तक की डौर बजल कब तक बजली थाली, जब तक लोग गांजे धार
जब तक पुरनो डांड जइया छन गौ हुयूं खाली, कब तक की डौर बजल, कब तक की बजली थाली। मैंने इससे शुरू की थी। बाद में जब मैंने आगे इसको देखा तो मुझे लगा कि इस कविता में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन इस कविता ने मेरे अंदर कि कवि को जागृत किया। उस कविता के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और उस कविता के बाद मैंने लेखन शुरू किया। वो कविता मेरी आज तक कहीं छपी नहीं। मैंने उसके बाद उसी कविता को लेकर के मैं आकाशवाणी में गया था। अक्टूबर 1988 की बात होगी शायद। तो अक्टूबर 1988 से मैं आकाशवाणी का कैजुअल आर्टिस्ट हूँ। तो तब से मैं आकाशवाणी में कविताएं, परिचर्चाएं और कहानियाँ ये प्रस्तुत करता रहा हूँ। तो मेरी पहली कविता ये थी, गढ़वाली में थी, और उसके बाद मैंने तब फिर लिखना आगे शुरू किया। आपने कहा आपकी पहली कविता नहीं छपी, लेकिन अब आपने इतनी किताबें लिखी हैं और वो भी सब गढ़वाली में लिखी हैं। तो गढ़वाली में जब आपकी पहली किताब आई तो कोई उसके साथ कोई याद जुड़ी या कुछ आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिला हो किसी से जो आपको अभी तक याद हो? इतनी किताबें नहीं छपी हैं, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं मेरी विधा कुछ अलग रही। मैं पत्रकारिता करता रहा। मैं 86 से पत्रकारिता करता हूँ। पहले मैं चंडीगढ़ में एक वीकली में मानव संपदा में काम करता था। उसके बाद मैंने ट्रिब्यून के लिए लिखना शुरू किया। उसके बाद अमर उजाला में मैंने 89 से और 94 तक काम किया। तो ये लिखना मेरा होता रहा। तब मैं पत्रकारिता की वजह से फिर संयोग की बात ये रही कि मैं संपादन की तरफ चला गया। मेरी अपनी कविता में जो अपनी किताब पहली बार छपी, अपनी कविताओं की किताब मेरे लिखने की शुरुआत करने के बाद 27 साल बाद मेरी किताब आई। वो भी तब आई जब ये संस्कृति निदेशालय ने उसके लिए अनुदान दिया। मैं तब छाप पाया। तो हम जिन जगहों से थे तो यही गुंजाइश थी, इतना ही हो सकता था। और मैं प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लायक बनाए कि मैं अपनी किताब छाप सकूँ। और जो मेरी किताब थी, पहली किताब, वो किताब ये थी, ऊमा बोली दे। ऊमा बोली दे। उनको बता देना, उनको कह देना। इसकी कोई कविता अगर आप बोल के सुना पाएं? इसकी एक कविता, जो इसकी पहली कविता है, संयोग ऐसा कि इस कविता ने मुझे जो जिस ऊंचाई तक पहुंचाया उसका जिक्र मैं करूंगा, लेकिन वो पहली कविता मेरी और वो मेरी माँ पर है। वो कविता है कि प्यारा खोटों की बिवयूं बिट छड़कद लुए, पर तूनी छोड़ दी ढूंगा माटा को काम, आखिर कै माटे बनी छे तू बुए। नांगा खुटों चल जान भेड़ भंगार कांडों का बीच, झगड़ काटी लयांदी लखुड़ बने की, सर सर आंदी उकाली का बाटा, सक्स्याट निहूं तुए पर जम्मा खैरनी आंदी तुए, आखिर कै माटे बनी छे तू बुए। दानो सरेल हिकमत भी नहीं रहे तुए पर, जर्र चुप रहेंदित नाती झमडा दिंदन, खिजेंदिनी छे तू ऊँ देखी, अंगवाल बोटी भुक्की पे देंद वे की, आखिर इद रमकट कै माटे बनी छे तू बुए, आखिर इद रमकट कै माटे बनी छे तू बुए। ये कविता शुरुआती दौर की कविता है। शुरुआती दौर क्या, ये तो मैंने 1991 में लिखी थी ये कविता। और संयोग ऐसा कि इस कविता ने मेरा परिचय नेगी जी से करवाया। नरेंद्र सिंह नेगी जी की किताब खुचकंडी का लोकार्पण था पौड़ी में। और उस खुचकंडी के लोकार्पण में तब मैं अमर उजाला के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए गया था उस कार्यक्रम में। तो मुझसे संचालक डॉक्टर योगेश धस्माना थे। उन्होंने कहा कि आप भी इस पे कुछ कहोगे इस कार्यक्रम के अवसर पर, खुचकंडी पर। मैंने कहा जी, हम तो नेगी जी के गीत सुन के बड़े हुए हैं, हमारी वो विसात नहीं है, वो औकात नहीं है कि हम उस किताब पर अपना वक्तव्य दे सकें। मैं सुन रहा हूँ कि नहीं, उनका कहो। नेगी जी ने कहा कि कहो, बोला कहो, कुछ तो कहे। मैंने कहा सर, हम गीतों पे कुछ नहीं कह सकते, हम तो मैं 7वीं 8वीं से नेगी जी के गीतों की फरमाइश भेजता रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों से। शायद ये आज उनका सानिध्य प्राप्त होने की वजह रही हो, इसलिए मैंने वो फरमाइशें भेजी हूँ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो उनका कुछ तो बोल। तो मैंने कहा मैंने एक कविता लिखी है माँ पर, मैं उस कविता को सुना देता हूँ यहाँ पर। बोले सुना। तो जब मैंने वो कविता सुनाई तो नेगी जी अपनी जगह से उठ के आए और उन्होंने मुझको बिल्कुल बाहों में भरा। उन्होंने कहा कि बोला, हम तो सोच रहे थे कि हमारे बाद कोई नहीं लिख रहा है, तो बहुत बढ़िया लिख रहा है, लिखता रहे। और मुझे आज भी लगता है कि नेगी जी के वो हाथ मेरे कांधों में आज भी मौजूद है। हमारे गीतों की एक परंपरा है, बाजूबंद गीत, और नेगी जी ने गीत गाया। मैं बहुत अपील करता है वो गीत मुझे, और मैं कई बार मुझे लगता है कि वो गीत है, हे
चरी जालू भेरू, ये पट हैं और पट में सवाल जवाब चलते हैं। इसका सवाल वाला पट ये है, हो बखरी बनवार कै पर देखुलो तुम्हारी अनवार, कै पर देखुलो तुम्हारी अनवार। जवाब आता है फिर, हो चरी जाल भेरू त्वे खुद लगली गौं हेरी मेरो, त्वे खुद लगली गौं हेरी मेरो। तो फैमिली सपोर्ट करती थी उस वक्त आपको लिखने के लिए? अभी आपकी एक बात और छूटी हुई है कि नेगी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जी। उन्होंने आगे बढ़ाए नहीं बल्कि उन्होंने प्रोत्साहित किया, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कि जी। तो उसके बाद तब फिर रही फैमिली की बात, तो फैमिली को तो ये भी पता नहीं चलता क्योंकि हम तो जिन घरों से आए वहाँ तो खेती बाड़ी का काम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और आज हम जब इसकी मीमांसा करते हैं तो लगता है कि खेती बाड़ी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी, उससे जीविकोपार्जन होता था जी। हमारी पढ़ाई लिखाई से जीविकोपार्जन नहीं होता था, इसलिए परिवार का जोर ज़्यादा खेती पर रहता था, बच्चों पर कम रहता था। आज हम बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास जीविकोपार्जन का जरिया है। तब जरिया ही खेती थी, इसलिए खेती पर ज़्यादा फोकस करते थे लोग। तो उस समय की मैं ये बात कर रहा था कि परिवार का प्रोत्साहन किया। तब हम जब शुरुआती दौर में लिख रहे थे तो उस समय हिंदुस्तान और धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग ये 3.5 रुपए का आता था और उसमें आइडिया बहुत बढ़िया होते थे। देश के बहुत नामी लेखक लिखा करते थे उन पत्रिकाओं में, तो जब हम उनको पढ़ते थे तो आइडिया आता था। उस आइडिया के आधार पर हम जब लिखना शुरू करते थे तो हमारी भाषा ने हमको बड़ी ताकत दी, क्योंकि यहाँ वैक्यूम था, शून्यता थी। गीत और कहानियाँ, गीत और कविताएं तो मिल जाती थी गढ़वाली में, कहानियाँ भी मिल जाती थी, लेकिन इस तरह की परिचर्चाएं नहीं मिलती थी जिनको हम प्रोजेक्ट कर सके। और आकाशवाणी की जो रिक्वायरमेंट होती थी, तो आकाशवाणी को इस तरह की परिचर्चाओं के लिए चाहिए होता था मैटर, तो हम वहाँ से आइडिया लेकर के अपनी भाषा में लिखते थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि 3.5 रुपए की मैगजीन से आइडिया लिया, 3 महीने में एक रिकॉर्डिंग होती थी आकाशवाणी की और वो 174 रुपए देते थे। तो ह्यूज अमाउंट, 174 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय। और हमारे लिए इसलिए भी जरूरी कि इस बहाने हम 3-4 पत्रिकाएं खरीद लेते थे, फिर पढ़ते थे, फिर अगले 3 महीने के लिए तैयार हो जाता था। इस तरह हमारा लेखन शुरू हुआ। और परिवार का तब, परिवार को तो बहुत बाद में जाके पता चला कि हम लिखने पढ़ने का भी काम करते हैं, बाकी सब काम तो पर्दे के पीछे ही था। परिवार वालों का उसमें कोई हस्तक्षेप था नहीं, उनके प्रोत्साहन मिलने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि आवश्यकताएं अलग जी। आपने भाषा की बात की कि भाषा की तरफ से लिखने के लिए आपको प्रेरणा मिली मैगजीन्स पढ़ के या कुछ आइडिया वहाँ से लिया आपने। तो भाषा की बात करें तो आपने थोड़ा हिंदी में भी लिखा है और गढ़वाली में भी लिखा आपने। तो गढ़वाली भाषा की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ आज आप उसे देखते हैं? क्या उसकी प्रासंगिकता, उसकी लोकप्रियता उतनी लगती है आपको आज भी? देखिए, भाषा का जो वातावरण बना है, हमने दिल्ली में सेवानगर में रहने वाले लोगों की छत में भी कविताएं पढ़ी और दिल्ली के 5 स्टार में भी कविताएं पढ़ी। वातावरण तो ऐसा भी बना है। हमें पहले किताबें नहीं मिलती थी, लोगों को लगता ही नहीं था कि गढ़वाली में लिखा भी जाता है। छपने की बात छोड़ दीजिए, लिखा भी आज बहुत लिखा जा रहा है। और वातावरण इतना सुंदर है कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, मैं 11 साल से धात पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ, उसका संपादन कर रहा हूँ। तो 11 साल से मैं अपने देश के इस पत्रिका को लेकर अपने देश के 54 शहरों तक जाता हूँ। इस बात को कहने में मैं गर्व महसूस करता हूँ। लोगों में भाषा के प्रति अनुराग है, लोग भाषा के प्रति लालायित हो रहे हैं। और मैं इस बात को फिर कहना चाह रहा हूँ कि भाषा के प्रति लोगों में ये लालित्य नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों ने पैदा किया है।
मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के प्रति अनुराग पैदा करने की बात। दूसरी बात, हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने 86-87 गढ़वाली में 88 से लिख रहा हूँ, तो राज्य बनने के बाद एक अलग वातावरण। पहले तो लोग ये नहीं बोलते थे कि मैं गढ़वाली हूँ, आज लोग दम भर के गढ़वाली में बोलते हैं, गढ़वाली कहते हैं मैं गढ़वाली हूँ, और गढ़वाली में बात भी करते हैं, और कहीं पर मिल गए तो गढ़वाली का वातावरण बन जाता है। तो गढ़वाली साहित्य की, ये तो भाषा की बात हुई, अब साहित्य की बात करें तो क्या नए दौर में ये साहित्य अपनी लोकप्रियता बना रहा है? देखिए, जिस तरह से हम गढ़वाली कविता के मंचों की बात कर रहे हैं, गढ़वाली में संवाद की बात कर रहे हैं, गढ़वाली में वातावरण की बात कर रहे हैं, तो ये वातावरण बना रहा है। अब वो फ्रेम भी टूट रहा है। बहुत सालों तक हमने देखा है कि ज़्यादातर गढ़वाली में लिखने वाले ज़्यादातर कवि हैं, कविताएं ही लिखते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो सरल है, कम लिखने में पूरी बात हो जाती है, तो ज़्यादा कविताएं लिखी जा रही थी। तो एक दौर ऐसा था कि सारे लोग एक ही तरह की कविताएं लिख रहे थे, कि खुद की कविताएं लिख रहे हैं, पलायन की कविताएं लिख रहे हैं, मकान उजड़ने की कविताएं लिख रहे हैं, खेती बांझ होने की कविताएं लिख रहे हैं। आज ऐसा नहीं है, उस फ्रेम को तोड़ करके गढ़वाली कविता बाहर आई है। अब इस तरह का वातावरण बना है कि जो कविता का जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है, जो कविता का फ्रेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविता की जो वानगी है, वो हमारी गढ़वाली में भी देखने को मिल रही है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब मीमांसाएं हो रही हैं, लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और वातावरण बन रहा है। जो प्रयास हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि अब आपको जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा, सोशल मीडिया के ज़माने में सारी चीज़ें आपके घर तक पहुँच गई हैं। जिस किताब को लेकर के हम तरसते थे कि कहीं पता चल जाए क्या हो, आपके हाथ में जो छोटा सा संयंत्र है, आप उसमें पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो अगर आप उस दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे, यानी कि एक ये बाजार है, अगर आप बाजार के हिसाब से नहीं चलेंगे तो खारिज हो जाएंगे, और बाजार को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे तो बेहतर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गढ़वाली अच्छी जा रही है। आपके लेखन की खास बात ये भी रही कि आपने जब गढ़वाली में लिखना शुरू किया तो नींव पर आपने ध्यान दिया। नहीं, किताबें मैंने नहीं लिखी हैं, मैंने संयोजन किया है इसका। ये विचार था कि बच्चों के लिए काम होना चाहिए, तो जो विद्वान लेखकों के साथ मिलकर के हमने किताबें तैयार की हैं। जैसे कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक हमने किताबें तैयार की, और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की किताबों को तैयार करवाने का श्रेय, जो वातावरण बना, इसका श्रेय जाता है धीराज सिंह गर्ब्याल साहब को, जो पौड़ी के जिलाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि भाषा पे काम होना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि क्या भाषा पे काम हो सकता है? मैंने कहा जी बहुत आवश्यकता है भाषा पर काम करने की। कि क्या हो सकता है? मैंने कहा उसके लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा। गढ़वाली में आज तक नहीं हुआ है। बोले हो जाएगा? मैंने कहा जी हो जाएगा। तो करो? मैंने कहा जी मुझे भी, तब मैंने तो उनसे कह रहा था, मुझे भी, मैंने कहा लगभग 34-35 साल हो गए इस काम को करते हुए। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसी बात नहीं की। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अधिकारी आते हैं चले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने काम शुरू किया, आपका ट्रांसफ़र हो गया, बात खत्म हो गई। उन्होंने हाथ बढ़ाया कि नहीं बोलो। मैंने कहा सर हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये पाठ्यक्रम तैयार करें, कि मुझसे क्या मदद चाहते जी। मैंने कहा जो शिक्षा विभाग के NCERT की उसमें काम करने वाले शिक्षक हैं, मैंने कहा मैं आपको सूची दे दूँगा, जो गढ़वाली भाषा में काम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का सानिध्य चाहिए मुझे, उनसे आप मेरा संपर्क करवा दीजिए। तो उन्होंने शिक्षाधिकारी को बुलाया, फिर मैंने जिन जिन के नाम दिए उन्होंने, क्योंकि ये तब सिर्फ गढ़वाल के लिए बन रही थी, गढ़वाल के लिए भी, मतलब पौड़ी गढ़वाल के एक ब्लॉक के लिए ये पायलट फेज था कि पायलट फेज में इसको चलाया जाएगा, तो सिर्फ उसके लिए बन रही थी। इसलिए हम पूरे प्रदेश के लेखकों को शामिल नहीं कर पाए। तब हम सिर्फ पौड़ी जिले के जो एक्टिव लेखक थे, जो भाषा पर काम कर रहे थे, जो गढ़वाली लेखन में काम कर रहे थे, जो पुस्तकों पर भी काम करते थे विभागीय स्तर पर, उनको बुलाए, उस आधार पर बात की। तो हमने 1 से 5 तक की किताबें तैयार की। जैसे कक्षा 1 के लिए ये धगुली किताब तैयार की, कक्षा 2 के लिए ये हंसुली नाम से तैयार की, कक्षा 3 के लिए ये छुबकी नाम से तैयार की, कक्षा 4 के लिए ये पैजबी नाम से तैयार की, और कक्षा 5 के लिए ये झुमकी नाम से तैयार की। आप देखेंगे कि ये किताबें जो आभूषण हैं जी, बच्चों के, माँ बहनों के आभूषण पहने, उन पर केंद्रित किया इनको। इसमें फिर बच्चों के हिसाब से कक्षा 1 के जो लेवल है उस हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया। हमने कोशिश की कि ये
एनसीईआरटी के पैरामीटर पर फिक्स हो ये किताब, उस आधार पर ही किताबें तैयार की गई। एक बात। दूसरी बात, फिर मैंने जब ये प्राइमरी स्टेज पे छपी तो मैंने डीएम साहब से कहा है कि मैंने कहा सर, जिस तरह से भाषा विपन्न है, पुस्तकें भी उसी तरह गरीब न छपें। मैंने कहा इसके लिए क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जी हम इसके चित्र तैयार करके छापेंगे। हमने इसको कलर चित्र तैयार करके जो आर्टिस्ट थे उनके माध्यम से चित्र तैयार करवाए और तब जा कर के ये छापा। तो मैं उनके प्रति भी थोड़ा सा इस बात को लाना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने हमें इन किताबों में मदद की वो बहुत महत्वपूर्ण लोग रहे हैं। कि जैसे पूरे लेखक मंडल में नरेंद्र सिंह नेगी जी रहे, गिरीश सुंदरयाल जी रहे, धर्मेंद्र सिंह नेगी जी रहे, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद कोटनाला रहे, हरीश जुयाल कोटज रहे, रिद्धि भट्ट रही, मनोहर चमोली मनु रहे, नवीन भट्ट रहे, यतेंद्र गौड़ रहे, शिवदयाल सैलज रहे, देवेंद्र उनियाल रहे, रमेश बडोला रहे, महेंद्र ध्यानी रहे, मधुसूदन थपलियाल रहे। इसमें पूरी सलाह मशविरे में बीना बेंजवाल जी रही और जो चित्र बनाए वो राकेश राका के, डॉक्टर वीएस नेगी जी के, प्रदीप रावत जी के और आशीष कुमार जी के। ये काम इन किताबों में आप देखेंगे, अंदर देखेंगे तो इसमें कहीं ये किताब पूरी दुनिया के बच्चों के पाठ्यक्रम के सापेक्ष किसी से 19 नहीं होंगी। हमने कहा इसमें बच्चों के लिए हम सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह ये किताबें तैयार हुई, अट्रैक्टिव बनाया, कोशिश की। फिर उसके बाद हुआ ये कि ये 2019 की बात है, जैसे ही किताबें तैयार हुई और किताबें तैयार हुई, ये जून शायद 8-9 जून को मुख्यमंत्री तब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने इनका लोकार्पण किया और उसके कुछ समय बाद कोविड का भूत इस दुनिया में छा गया। और इस कोविड ने भाषा के लेवल पर कहूँ, हम तो किताबें लिखने वाले हम सारे तो बच गए, लेकिन किताबें नहीं चल पाई, वो वातावरण खंडित हो गया। और जिस कुछ समय तक चलिए इतनी लोकप्रिय हुई, इतनी लोकप्रिय, लोगों ने हाथों हाथ लिया इनको, लेकिन हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और इनको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता सरकार की है। सरकार के दम पर ही आगे बढ़ सकती है। सरकार चाहेगी तो इसको करेगी। उस समय ये था कि जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे वहाँ भी ये पढ़ाई जा रही थी और बच्चे इसको बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने 6वीं, 7वीं और 8वीं की किताबें तैयार की। इसी साल ये तैयार होके आई हैं। अभी इनका एक छप के मेरे ही पास आई हैं, अभी ये कहीं गई नहीं है। तो ये 6वीं कक्षा के लिए हमने फ्यूली किताब तैयार की है। उसी तरह 7वीं के लिए बुरांस नाम से किताब तैयार की। उसी तरह फिर 8वीं के लिए गुइराल नाम से ये किताब तैयार की। तो आप देखेंगे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आभूषणों पर केंद्रित रहे और कक्षा 6 से 8वीं तक फूलों पर हमने ये नाम दिए इस तरह से, ताकि वो लोग स्वीकार्यता है, लोग इसके रचे बसे हैं, लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हमने कोशिश की कि इस तरह से बच्चे समझें और ये पाठ्यक्रम में कोशिश की कि ये बहुत बढ़िया ढंग से लोग इसको चला सकें, स्कूलों में ये चल सके, बच्चे पढ़ सकें। आवश्यकता है कि थोड़ा सरकार इसको अगर थोड़ा इनिशिएटिव ले ले, गंभीरता से ले ले, तो ये पाठ्यक्रम चल सकता है। ये अगर मतलब शुरू से ही अगर बच्चे इनको पढ़ेंगे तो आगे अपनी भाषा से ज़रूर कनेक्ट होंगे। आपने बात की एनसीईआरटी के तहत आपने इसको तैयार किया है, उसको देखते हुए उसी की क्वालिटी भी है इसमें, तो क्या खास है इसमें? हमने कोशिश की है कि जो पाठ बच्चा पढ़े उस पाठ को समझ सके। जैसे मैं ये 4वीं कक्षा की किताब है पैजवी, उसमें हमने जो वंदना है, वंदना में हमने जो लोक में परंपरा चली उसकी वंदना रखा है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि प्रभात को परब जाग, गौस्वरूप पृथ्वी जाग, धर्मस्वरूपी आकाश जाग, उदंकारी कांठा जाग, भानुपंखी गरुड़ जाग, सतलोक जाग, मेघलोक जाग, इंद्रलोक जाग। ये जो वंदना है हमारे लोक में होती रही है। हमने क्या किया इसमें शब्दार्थ दिया। अच्छा। शब्दार्थ के दिया, पाठ का बोध दिया, भाषा बोध दिया, क्रियाकलाप दिए और जो वो कल्पना कर सकता है इसको पढ़ करके, उसमें प्रश्न पूछा है कि अगर आकाश नहीं होंदो तो क्या होंदो, उसकी कल्पना क्या है, आकाश नहीं होता तो क्या होता है। तो बच्चे की जो संकल्पनाएं होंगी वो खुल करके बाहर आएंगी। जैसे लिखा है कि डाल बोटा नहीं होता तो क्या होंदो, अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, बच्चा क्या सोचता है। तो हमने इस तरह इन पुस्तकों के पाठों को तैयार किया है और बच्चों को पाठ से जोड़ने के और पाठ को भाषा से जोड़ करके रखा है। तो इस तरह से हमने इनका केवल मतलब कविताएं ही नहीं हैं, बच्चा उससे सीख के अपने भाव भी व्यक्त कर सकता है। कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं, वो सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये किया कि लोग बच्चे उसको समझ सकें, अपने हिसाब से भी समझ सकें। कक्षा 2 में
गौरा देवी जी पर है, चिपको नेत्री चिपको गौरा नेत्री। देवी। 3 में श्रीदेव सुमन आ गए, 4 में वीरचंद सिंह गढ़वाली आ गए, 5 में तीलू रौतेली आ गई। तो जो हमारे ऐतिहासिक काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, जो अपने अपने समय के लोक नायक हैं, हमने कोशिश की है कि वो बच्चों को इसी उम्र में पता चल जाए। जबकि हम देखते हैं कि ये पाठ न होने की वजह से, किताबें न होने की वजह से, किताबों में इन संदर्भों के न होने की वजह से हम एक उम्र के बाद जाकर के, इंटरमीडिएट के बाद जाकर के पढ़ते हैं, या कई बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तब पढ़ रहे हैं कि ये कौन है, माधव सिंह भंडारी कौन है, अब जाके पढ़ रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि इस तरह से ये किताबें आगे बढ़ें और बच्चों को समग्र पाठ्यक्रम मिले जो उनके लोक का है। जो हम हमारे बच्चे आज के समय में पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं, और ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने केदारनाथ जाना है तो बीच में कौन सी जगह पड़ेगी। तो इसकी भी समझ होनी चाहिए। हमने कोशिश की कि बच्चों को ये भी मिल सके। अभी बात हम करें अगर यूथ की, तो जो यूथ आज लिख रहा है, तो उनके लिए आपकी ऐसी कौन सी सलाह है किसी किताब की जो उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे हिंदी की हो चाहे गढ़वाली की हो, नहीं, वो जिससे वो शुरुआत अच्छी कर सकें? उसकी शुरुआत के लिए ये एक बात तो ये निर्भर करती है कि बच्चा की अपनी अभिरुचि क्या है, उसकी रुचि किस में है, उस विधा में काम करे। पिछले कुछ समय से तो आप देख रहे होंगे कि भाषा को लेकर के बात हो, कल्चर को लेकर के बात हो, तो रील के इस ज़माने में तो लग रहा है कि पूरी दुनिया इसी काम में लगी हुई है। लेकिन उसकी आउटपुट कितनी है ये देखने की आवश्यकता है, उसकी गंभीरता बनी रहे ये देखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पे जो भी नई पीढ़ी का लिखने वाला जा रहा है, कोशिश करे कि पहले लिखे, समझे, देखे, परखे और तब पोस्ट करे। लेकिन आज के समय में ये हो रहा है कि उसी पे आदमी तैयार करके अपने मैटर को पोस्ट कर दे रहा है। तो ये जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि अपने ही लिखे को पहले देखें, उसमें सुधार करें। कई बार क्या होता है कि एक बार कोई चीज़ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर चली गई तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। सुधार करने के लिए आपको पहले ही करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। अब जब हम इसको पोस्ट कर देंगे, कोई लड़का मुझे कहेगा इसके बाद कि अंकल मैंने वो पोस्ट कर दिया, उसको देखना कि क्या कैसा रहा। अब उसमें कैसा रहा क्या करना है, ये तो मज़ेदार बात तो तब थी कि जब पहले आता कि कैसा रहा ठीक करके जाए। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि जो भी नया लेखक है वो अपने को इस तरह से तैयार करके आगे बढ़ाए। उत्तराखंड में आपने जो भाषा है उस पर ग्राउंड लेवल पर काम किया। हम उत्तराखंड की बात करें तो पहला शब्द जो आपके मन में आता है उत्तराखंड सुनते ही, क्योंकि आप बाहर भी जाते हैं, वहाँ की उस संस्कृति को भी देखते हैं, वहाँ के काम को देखते हैं, तो उत्तराखंड के लिए आपके मन में पहला शब्द क्या आता है सुनते? देखिए जी, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हिमालय और गंगा हमारे मानस पटल पे होती है। हिमालय और गंगा, उत्तराखंड है तो हिमालय और गंगा पहले दिखती हैं, और अपने पितर भी उसके बाद दिखते हैं जी। हम अपने पूर्वजों की भी बात करें तो ऐसा नहीं कि हिमालय, वो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हो तो मेरे पिताजी का चेहरा मेरे मानस पटल पर बन रहा होगा ना, पहले हिमालय बनता है फिर गंगा बनती है। आप HNB यूनिवर्सिटी में फोक कल्चर सेंटर से भी जुड़े हैं, तो जब आप देखते हैं अब आज के स्टूडेंट्स को, तो संस्कृति में आपको छात्रों की नज़र से क्या लगता है, कितना बदलाव उनमें आया है? ये मेरा नया अनुभव है और मैं तो अभी मैंने ज्वाइन किया है गढ़वाल विश्वविद्यालय को। तो हमारे यहाँ मूल रूप से MA थिएटर की कक्षाएं संचालित होती हैं और लोक नृत्य और लोक संगीत के डिप्लोमा हैं हमारे पास। तो ये पहला बैच जो पहले एडमिशन है वही चल रहे थे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लोक संस्कृति वाला नाम हमारा ज़रूर है, लेकिन लोक संस्कृति के क्षेत्र में हमने उसकी पहल शुरू की है। अभी हमने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत की जो परंपरा है इस पे केंद्रित 7 दिन का एक कार्यक्रम चला है, नरेंद्र संगीत सप्ताह। की नरेंद्र संगीत की जो परंपरा है वो कैसी है, और हमने देखा इतने लोग आए और गांव की वो महिलाएं भी आई जो घास काटती है, घर में रोटी बनाती है, वो भी उस मंच पर आई। वो 10 साल का बच्चा, एक अदिति एक नाम की एक लड़की, तो वो अदिति पुरोहित, वो आई 10 साल की बेटी नेगी जी के गीत गा रही है। वो जो गांव की महिला आई, लगभग उसकी उम्र शायद 61 साल थी, वो आई। जवान बच्चे आए, बिहार का एक बच्चा नेगी जी के गीतों को लेकर के मंच पे आया। तो हर उम्र के लोग आए
हर उनके अंदर की जो जिज्ञासाएं थी वो आई। तो हमें पता चला कि नरेंद्र संगीत की जो परंपरा है उत्तराखंड में वो कितनी समृद्धशाली है, और किस तरह से 7 दिन का कार्यक्रम, पता ही नहीं चला कि 7 दिन हो गए। लगभग हमारे प्लेटफॉर्म पर 82 गायक गा के गए 7 दिन में। तो इससे पता चलता है कि लोक के प्रति लोगों का भाव कैसा है। तो हमने उस तरह की गतिविधियाँ शुरू की हैं। हमने कुछ थिएटर किए, और हमारे सेंटर ने पहले मांगल गीतों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। हम लोग अभी इसको आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं कि जो संभावनाएं होंगी, हमारे यहाँ पवाड़ों की परंपरा है, बगड्वाली गाने की परंपरा है, हम इनको लेकर के बच्चों के बीच, ताकि एक वातावरण बने, बच्चों को जानकारी मिले और इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या बच्चे इसको व्यावसायिक तौर से कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये भी है कि ये सामुदायिक सहभागिता से हो, एक बात, और सामुदायिक सहयोग भी इसमें मिले, 2 बात। तीसरी बात ये कि यहाँ से उपजा हुआ विचार समुदाय में जाए और वहाँ पर वो अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन कंपोनेंटों का उपयोग करें। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय के लिए आप क्या लिख रहे हैं, कुछ नया क्या हमारे बीच आने वाला है? ऐसा नहीं है, मेरे मूल काम में जो लिखने की बात मैंने आपको बताया कि ये उमा बोली दी एक किताब आई, उसके बाद मेरी एक किताब और है जो अपड़े खुटौन, जो बिल्कुल तैयार है, आएगी। मैं एक संपादन का काम मैंने किया है। जैसे बहुत पहले एक किताब आई थी अक्षत करके, कि नरेंद्र सिंह नेगी जी का गढ़वाली गीतों में क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका है, कि अक्षत गढ़वाली गीत संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी की उपस्थिति एवं भूमिका एक मूल्यांकन। तो ये बहुत पहले आई थी, इसका ये द्वितीय संस्करण आया, इसमें भी हमने कुछ काम किया। तो इस तरह ये कि कविता पोस्टरों की परंपरा हमारे यहाँ बहुत अद्भुत है। तो ये बोलना चाहती है औरत, जो कन्या भ्रूण हत्या वाला सिस्टम चल रहा था, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हम महिलाओं पर केंद्रित, महिला सरोकारों पर केंद्रित एक कविता पोस्टर निकाले, जिसमें इस देश के अधिसंख्या बड़े नाम कविता लिखने वाले लोगों की कविताएं हैं, और ये कविताओं के पोस्टर देवेंद्र नैथानी जी जिन्हें तैयार की, जो लैंसडाउन से हैं, उन्होंने तैयार किया। और ये बहुत अलग तरह का काम है। ये अपनी तरह की पहली पुस्तक होगी देश में जो कविता पोस्टरों की एक पुस्तक पहाड़ और पहाड़ नाम से भी बहुत पहले मैंने निकाली थी, शायद 2010 में। तो वो किताब बी मोहन नेगी जी ने तब उन कविताओं के पोस्टर तैयार किए थे, और वो कविताएं पूरे देश के कवियों की वो कविताएं थी जो पहाड़ पर रची गई हैं, उन्हीं पर केंद्रित वो कविता थी। तो उसका वो लोकार्पण हरिपाल त्यागी जी ने किया था दिल्ली के पुस्तक मेले में, विश्व पुस्तक मेले में। तो उन्होंने कहा था कि ये अपने देश में पहली किताब है कविता पोस्टरों की। उससे पहले हरिपाल त्यागी तो बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं अपने देश के, तो उन्होंने उसका लोकार्पण करते हुए कहा कि ये पहली कविता पोस्टर की पहली पुस्तक है। तो एक उसका संपादन मैंने किया था। उसके बाद फिर ये कविता पोस्टरों की ये किताब आई है। तो इस पर भी हमें ये जो स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय ने इसको प्रकाशित करने का काम किया, जो महत्वपूर्ण काम किया। ये भी ज़रूरी है कि आखिर किसी काम को लेकर के प्रोजेक्शन कौन करे। आज तो पैसा भी एक पार्ट है इसमें कि कैसे किया जा सकता है। इस तरह से ये काम हुए। बाकी मैं जो मूल काम कर रहा हूँ, मैं ये जो धात मैगजीन है, तो हम ये मासिक मैगजीन है, और हम इसमें पूरी गढ़वाली मैगजीन है ये, हम इसको प्रकाशित करते हैं। और हम इसमें वो चीज़ें रखते हैं, जैसे महत्वपूर्ण एक अंक आप देखेंगे कि ये है डाक टिकट। 1952 से और आज तक उत्तराखंड पर जितने डाक टिकट छपे हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में अलग तरह का काम है। हम कई बार इस तरह के विशेषांक निकालते हैं जो किसी एक विषय पर केंद्रित होते हैं और समग्र होते हैं। हमने कोशिश की कि इस तरह से बहुत जानकारी मिल सके। तो यही काम ज़्यादा है। और इस काम के साथ और विश्वविद्यालय की जो गतिविधियाँ जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जिसका खाएं उसका गीत गाएं, पहली शर्त तो ये है कि उस काम को करना मेरा धर्म भी है और मेरी पहली प्रतिबद्धता भी है। उसके साथ फिर मैं भाषा के लेवल पर जो धात निकाल रहा हूँ, इसके साथ साथ जो अवसर मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है। फिलहाल तो ये है कि ये बच्चों वाला काम शुरू हो जाए तो उससे एक सहारा मिलेगा, कुछ और लोग भी तैयार होंगे, एक वातावरण बनेगा। तो फिलहाल ये कि कैसे आता है ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भाषा पर काम होता रहे। तो भाषा जो है हमारे गढ़वाल की और संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने को लेके आपने अभी तक जितनी कोशिशें की हैं, संतुष्ट हैं आप?
देखिए जी, संतुष्ट हो जाएंगे तो कल काम नहीं करेंगे। बहुत काम छूटे हुए हैं, हुआ ही नहीं है कुछ। और आप गढ़वाली में देखेंगे तो कितने लोग कर रहे हैं। यहाँ पर स्थितियाँ एक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है तो दोषी है, मजबूरी है उसकी भी। जो जानकार लोग थे वो जीविकोपार्जन के लिए अपने जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं, कैसे टाइम देंगे। और आज के समय में, आज जिस समय को हम डिजिटल युग कह रहे हैं, डिजिटल के इस ज़माने में एक समय लगा, कोविड के समय लगा कि वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा है। इस वर्क फ्रॉम होम ने हमारे बच्चों को निचोड़ दिया है। अब वो घर में काम कर रहे हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है उनको, वो रात 12-1 बजे तक लगे हुए हैं। अच्छा, इसने एक नेचर बदल दी हमारी, जो नेचुरल थी, जो प्राकृतिक व्यवस्था थी हमारी। अब बच्चे 11 बजे उठ रहे हैं सुबह, आधी रात 2-2 बजे तक तो सो ही रहे हैं, तो सारा सिस्टम ही गटमट कर दिया। तो ऐसे समय में जब लोगों के पास समय नहीं है, उनकी मजबूरी अपनी जगह है, ऐसे समय में काम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कोई संतुष्टि नहीं है कि हमने बहुत काम करे, कुछ भी काम नहीं है। हम तो शायद अभी शुरुआत कर रहे हैं और ये काम आगे बढ़े और बहुत सारे लोग एक साथ एक मंच पर एक उद्देश्य को लेकर के आए, ये ज़्यादा बड़ा काम है। ऐसा हो सके तो ये ज़्यादा बड़ी बात होगी। और लोग आएँ, आवश्यकता है। इस समाज को भी, इस भाषा को भी, इस संस्कृति को भी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक और लेखनी में आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका ऋणी हूँ। और आपके प्लेटफॉर्म के बहाने कुछ लोगों तक हम पहुँच सकेंगे और वहाँ पहुँच कर के कुछ लोग और आपसे भी और आपके माध्यम से भी इस अभियान से जुड़ सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गणेश खुशहाल गणी जी, और ऐसी ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।